तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है और यहां पे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 27 फरवरी को होगा उपचुनाव और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। तो 27 फरवरी को मतगणना होगी जबकि 2 मार्च को नतीजे आएंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, इस लिस्ट में कितने नामों का जिक्र किया गया? बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी जो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा के जो उपचुनाव है उनके कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर अपनी मुहर लगाई है, स्वीकृति एक तरीके से प्रदान की है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें और विधानसभा के नंबर की बात करें, एक नंबर है लुम्ना, जो कि एसटी वहां से अगर हम बात करें तो श्रीमती तेसेरिंग लम्हाहू को कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश से इस विधानसभा के उपचुनाव में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, विधानसभा के इलाके की बात करें तो सागर दिघी, जो कि 60 नंबर का विधानसभा है, तो वहां से जो दिलीप शाह है उनको ये उम्मीदवार उपचुनाव में बनाया गया है विधानसभा की। और जो उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उन्होंने एक बाकायदा एक जो पत्र है, आमतौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सूचनाएं देती है, तो आज ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि इन 2 राज्यों में, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, और 2 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां पे प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज कर दी है। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। बजट सत्र का तीसरा दिन है और सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और विपक्ष ने यहां पर हंगामा किया, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। पीयूष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, विपक्ष जो है बजट के बाद से ही अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा था, इसे निराशाजनक चुनावी भाषण बजट जो है वो बता रहा था। आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे विपक्ष ने हंगामा किया? देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार जब भी बजट सत्र आमतौर पे शुरू होता है या कोई भी मानसून सत्र या कोई भी सदन का सत्र शुरू होता है, तो विपक्ष की यही भूमिका होती है कि किस तरीके से सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जाए। और हर बार जब सदन का सत्र शुरू होता है तो इसी तरीके से जो शुरुआत में ही हंगामेदार जो सत्र की कार्रवाई होती है वो हो जाती है और इसी के चलते सदन को स्थगित करना पड़ता है। और आज भी दो बजे तक, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो विपक्ष चाहता है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो। इसके अलावा जो प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर सरकार ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, इसको लेकर भी चर्चा हो। इसके साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को लेकर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष चाहे तो किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलने दे। इसके साथ ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ एक संसद भवन में एक बैठक की और हर उस पहलू पर चर्चा की कि अगर विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाता है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, यानी कि विपक्ष के लोगों को किस तरीके से जवाब दिया जाए। क्योंकि अभी सदन की कार्रवाई की बात करें या बजट सत्र की बात करें, अभी बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। 2 चरणों में ये बजट सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से विपक्षी दल अलग बैठक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अलग बैठक कर रही है। और अधीर रंजन चौधरी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जेब कटुआ सरकार है। तो निश्चित रूप से विपक्ष के अलग अलग नेताओं के अलग अलग जो बयान हैं वो भी इस दौरान निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कल जब आम बजट पेश हुआ तो वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने थोड़ी बहुत तारीफ जरूर इस बजट की। हालांकि उन्होंने कहा कि विस्तृत रूप से देखने के बाद इस पर कुछ बोलना संभव होगा, लेकिन जो बजट पेश किया गया है वो आम लोगों को उसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन आगे जो बयान दूंगा उसमें एक बार विस्तृत तरीके से इस पूरे बजट को पढ़ूंगा, उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। लेकिन निश्चित रूप से आज जो बजट सत्र चल रहा है उसको स्थगित 2 बजे तक किया गया। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया चूंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया।
और यूपी एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना जारी है। उत्तर प्रदेश की 5 एमएलसी सीटों के लिए मतगणना हो रही है। 2 शिक्षक 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए मतगणना हो रही है और 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी, जबकि आज नतीजों का दिन है। आज तस्वीर तो साफ हो जाएगी कि यहां कौन जीता कौन हारा। मतगणना अभी जारी है और आज नतीजों की बारी है। तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन 5 सीटों पर कौन काबिज हुआ। तो यूपी एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना जारी है। दो शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए मतगणना हो रही है। 30 जनवरी को मतदान हुआ था और आज नतीजों की बारी है। एमएलसी की 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और आज उन्हीं 5 सीटों की मतगणना अभी जारी है। तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि इन 5 सीटों पर कौन काबिज हुआ, कौन जीता कौन हारा। तस्वीर आज साफ हो जाएगी क्योंकि आज नतीजों का दिन है। और बिहार के पटना में शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने शिरकत की और इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में पेश हुए बजट पे नाराजगी जताई और बीजेपी को जनता विरोधी बताया। आ गया है सोनबट्टा सन्नाटा। आप लोग जान रहे सोनबट्टा सन्नाटा। आप बताओ क्या मिला? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है। अब तो आपसे जानना चाह क्या मिला। हम लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे। सौतेला व्यवहार कर रहे, पहले तो पता चलता था। अरे जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, जो है शर्म नहीं आती है। क्या कर रहे हैं लोग? किस लिए सांसद बनाया, किस लिए मंत्री बनाया? बिहार को ठगने के लिए। ना विशेष राज्य का दर्जा, ना विशेष पैकेज। कौन सा काम है जो बिहार के लिए अलग से किया हो? और खबर बिहार के रोहतास से है। यहां अवैध बालू का खनन हो रहा है और खुले बाजार में बेचकर बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। इस दौरान ट्रकों से बिक्री के लिए बालू ले रहे 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 ट्रकों को जब्त किया और एक ट्रक चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। छोले बोले हैं कि जो है इसी सर की बात है। अगर हम रपा सीधा तो आकर बैठे अपने बैठने के बाद जो भी खबर समस्तीपुर से है। यहां नेपाल की युवती को फेसबुक पे समस्तीपुर के युवक से प्यार हो गया और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी कर ली। बताया जा रहा है कि युवती पहले से शादीशुदा है, लेकिन फेसबुक पे उसकी दोस्ती समस्तीपुर के युवक से हुई और पहले तो बातें होने लगी, उसके बाद दोनों को प्यार हुआ और फिर अब दोनों ने शादी कर ली। और इस शादी के बाद अब युवती जो कि पहले से शादीशुदा थी, युवती के पहले पति ने नेपाल में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य खुशी से नेपाल से कोई दबाव भी है? हाँ, दबाव रहे। वहाँ मुकदमा हुआ है? हाँ। आप शादीशुदा हैं? का
हाँ शादी किए हुए थे। हाँ फिर ये दूसरा शादी है। कहाँ रहना चाहते हैं? यहाँ पर फेसबुक कांटेक्ट होते हुए बात उत करा और मुझे बोला शादी करेंगे, तो हम बोले हम नहीं आ पाएंगे। तो बोला आप शादीशुदा हैं क्या? हम बोले नहीं शादीशुदा नहीं है। तो हमको बोला घर के पता भेजने के लिए, तो हम भेजे तो मेरे पास आया। और आने के बाद भी मैं इसको बोले हैं अगर तुझे अच्छा नहीं है तो जा सकते हैं, अभी शादी से पहले ही हम बोल चुके हैं चंदन भाई, लेकिन बोला मैं खुशी रहता हूँ यहाँ, बोला मैं खुशी पूर्वक यहाँ पर रहता हूँ, मैं रहूँगा। तो मैं बोला ठीक है, जब तुम रहने के लिए चाहती हो यहाँ पे तो मैं रखूँगा। खबर पटना से है। यहाँ अमरनाथ मंदिर के नजदीक एक गौशाला में गौ ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि गाय का बच्चा आधा नर और आधा मादा है, जिसे देखने के लिए रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं। स्थानीय लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये शिव और पार्वती का अवतार है। इतना ही नहीं, लोग हर रोज इस अनोखी गाय के बच्चे की पूजा भी कर रहे हैं। खबर सीतामढ़ी से है। यहां नगर थाना क्षेत्र की शिक्षक कॉलोनी में रेलवे टेक्नीशियन के घर चोर ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन चोर हथियार लेकर आए और महिला और बच्चे को बंधक बनाया, जिसके बाद हथियार के बल पे करीब 8 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। अब पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है। आया लुटेरा सब था, 13 लोग थे और सबके पास हथियार था। मतलब किसी के पास गन था, किसी के पास चाकू वगैरह भी था और छेनी वगैरह से भी लाया हुआ था। हम लोग से गोदरेज का चाबी मांगा, हम लोग के पास रहता नहीं क्योंकि पापा यूजुअली रखते हैं उसको। तो फिर पापा बोले कि दो तो मेरे भाई के बारे में उसको मार देंगे ऐसा करके। उसी पे गन रखा हुआ था, 2 आदमी उसी पे गन रखा हुआ था, एक चाकू रखा था गर्दन पे, तो कोई हिल भी नहीं सकता था। मम्मी वॉशरूम के लिए बोली तो नहीं, बोलता कहीं नहीं जाना, शांति से रहना है। और फिर उसके बाद फिर इसको क्या ऊपर से चढ़ के इस पे चढ़ के उसको तोड़ने लगा, पूरा छेनी वेनी से पूरा तोड़ा। फिर अंदर का लॉकर था उसको भी तोड़ा। फिर जितना था उसको कुछ लाया नहीं हुआ, तो क्या खोल लिया, उसी में सारा चिटा दिया। मतलब कि ज्वेलरी वगैरह और पैसा भी था हम लोग का, फीस वगैरह का, दोनों भाई बहन। घटना की सूचना मिली थी, अभी आए हैं, जांच किए हैं, घर का मुआयना किए हैं। कुछ तकनीकी अनुसंधान भी इस पे हुआ है, जिससे कि लगता है कि कांड उद्भेदन जल्द से हो जाएगा। प्रयास में है कि जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन हो जाए। खबर महाराष्ट्र के लातूर जिले से है, जहां मंथनपुर गांव में एक किसान ने सरकारी कैनल के पास लगे 40 से 50 पेड़ों को काट के बाजार में बेच दिया। हालांकि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जो पेड़ा तोड़ने वाला जो है वो जगन्नाथ हिराला लेवती, उन्होंने 2-3 महीने के पहले बाजू में ज़मीन लिया और वो कैनल के बाजू में जितनी भी कैनल की जगह थी वो पूरी झाड़ा तोड़ के वो पूरे कम से कम 40 या 50 हज़ार में उन्हें बेच दिया। किसकी ज़मीन थी और उसने गवर्नमेंट से कुछ परमिशन ली थी क्या? किसी गवर्नमेंट का परवानगी नहीं, किसी गवर्नमेंट का कुछ उसको पता नहीं लगने दिया। जो गवर्नमेंट का 1-2 आदमी होंगे भी उसको पकड़ के उन्होंने ये सब हरकत करा है। और केंद्रीय बजट को राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने गरीब मध्यम वर्ग के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, उन्होंने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देश का आम बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी हैं। लगातार मैम देश उम्मीदें कर रहा था कि भारत सरकार, केंद्र सरकार अच्छा बजट लेकर आएगी और बजट पेश भी आज हो गया। आपको क्या लगता है किस तरीके का ये बजट है? ये सर्वश्रेष्ठ बजट है, आम जन से जुड़ा बजट है, शिक्षा से जुड़ा बजट है और हमारे देश को पूर्णतया विकसित करने वाला बजट। सर मैम, कई फैसले भी लिए गए, ऐसे भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि जो निर्धन कैदी है, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपनी जमानत राशि भी जमा करा पाए, उनकी भी जो मदद है वो करेगी। आपको लगता है कि एक बेहतर कदम?
बिल्कुल बेहतर कदम है। हमारे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को है और आम जन को सुविधा पहुंचाने के लिए इसमें हर वो संभव प्रयास किया गया है जो इस देश को सशक्त करता है। मैम, 50 नए एयरपोर्ट बनाने की भी बात वित्त मंत्रालय की ओर से की गई है। वित्त मंत्री जब आप आज अपना संबोधन कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। आपको लगता है कि अब भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो दुनिया की इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो वो अव्वल स्थान भी जल्द से जल्द अब प्राप्त कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। मेरे देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, इतनी बड़ी विश्व की महामारी को पार कर हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं विश्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का जो स्थान बनाया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैम, रेलवे को भी 2.4 लाख करोड़ का जो बजट है वो दिया गया है। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से भारतीय रेलवे में भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, अलग अलग ट्रेनें चल रही है, लगातार विकास हो रहा है जैसा कि आप लोग कह रही हैं, इससे लगता है कि रेलवे में जो बजट मिला है रेलवे को, इससे और भी रफ्तार रेलों को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अपने रेलवे का जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, उसको और गति मिलेगी और आगामी समय में वो सबको दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, आमतौर पर जिस तरीके से बजट पेश होता है तो विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आती है। इस बार भी विपक्ष कह रहा है कि चूंकि अब आने वाले दिनों में कई जगहों विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के भी चुनाव है तो ये चुनावी बजट है कहीं ना कहीं। हमारी सरकार राष्ट्रहित की सरकार है। भारतवर्ष में तो हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। चुनाव को रख करके न कभी पहले बजट पेश किया गया है न आज का बजट। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर साल बजट पेश किया जाता है और जनता से के जुड़े हुए हितों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बजट पेश होता है ताकि आम जनता को राहत मिल पाए और इसी को देखते हुए भी ये बजट बनाया गया था और विपक्ष का काम है राजनीति करना। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। खबर प्रयागराज से है जहां कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं माघ मेला क्षेत्र में और निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास ने उनकी अगवानी की। बागेश्वर बाबा त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी और माघ मेले में साधु संतों से मुलाकात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। माघ मेले में साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री माघ मेला क्षेत्र पहुंचे और यहां निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास ने उनकी अगवानी की। त्रिवेणी संगम में वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और माघ मेले में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। खबर अंबेडकर नगर से है जहां समाजवादी पार्टी के नेता लालजी पटेल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रामचरितमानस पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है और रामचरितमानस को जलाने को लेकर लालजी पटेल ने प्रतिक्रिया दी थी, टिप्पणी की थी और उसके बाद अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो रामचरितमानस को जलाने को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी और सपा नेता लालजी पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का उन पर आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता लालजी पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये तुलसीदास जी की पुस्तक जो है ये 500 साल पुरानी है, तो ये वो सनातन धर्म का ग्रंथ कहाँ है? ये ग्रंथ है ही नहीं, ये समाज को बांटने वाली एक पुस्तक है जो ये पिछड़ा और दलित को अपमानित करती है ये पुस्तक। और पिछड़े समाज से मैं अपील करना चाहूंगा, पूरे देश के पिछड़े और दलित समाज से, जिस तरीके से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों वाली पुस्तक को इन्हीं मनवादियों ने, पुष्पमित्र संघ के लोगों ने होलिका दहन के दिन होलिका जलाया था हर गांव में। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि पूरे जो पिछड़े दलित हिंदू समाज के लोग हैं, आने वाला जो होलिका का दिन है उस दिन रामचरितमानस जैसे पुस्तकों का होलिका जलाया जाए, तब ये दलित और पिछड़ों का हक और अधिकार मिलेगा।
और जौनपुर में तेज रफ्तार बस ने लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हुए। हादसे की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, यानी ये घटना जो है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। और इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि यहाँ कैसे लापरवाही हुई है। एक स्कूल बस है, ये मिनी बस, जो रफ्तार में आगे की तरफ आ रही थी और सड़क किनारे जो लोग खड़े थे, जो अपनी बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी को पार्क कर रहे थे, उनको टक्कर मार दी गई। देखिए कैसे पीछे से उस बाइक में टक्कर मारी गई और घसीटती हुई ये बस काफी दूर तक कई लोगों को ले आई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को इसमें चोट पहुंची, घायल हुए। ये स्कूल बस थी और हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। तो जलालपुर के पास ये हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार बस ने लोगों को टक्कर मार दी। हालांकि अभी रफ्तार काफ़ी कम थी, अगर बहुत तेज़ होती तो हालात और ख़राब हो सकते थे। और ये बस पूरी तरह से असंतुलित हो गई, अनियंत्रित हुई और जिस साइड से जाना था उस साइड से दूसरी तरफ आके इस बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जो वहाँ खड़े थे, जो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। और इस हादसे के बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। ये हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, जहां स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय एक बड़ा हादसा हुआ और टावर ट्रॉली टूटने से 25 फीट से गिरा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे गंभीर चोट पहुंची, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पॉलिटेक्निक चौराहे के पास यह हादसा हुआ, जहां स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जा रहा था और तभी हादसा हुआ और यह कर्मचारी नीचे गिरा करीब 25 फीट की ऊंचाई से, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सड़क पे जो लाइट खराब हुई थी उसकी मरम्मत की जा रही थी और टावर ट्रॉली से करीब 25 फीट ऊपर ये कर्मचारी पहुंचा था और वहां से वो टूटने की वजह से ये 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। गंभीर चोट उसे कंधे पे, हाथ में, पैर में आई और तुरंत घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पॉलिटेक्निक चौराहे का ये मामला, जहां पे ये हादसा हुआ। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।